नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मुकाबला में आपका स्वागत है। हमारे देश में जैसे जैसे कोरोना के नए मामले जो आते हैं पर डे के, वो गिरने शुरू हुए, वैसे वैसे सभी राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और अब जबकि कर्व नीचे आ गया है तो एक बड़ी चिंता ये भी है कि कहीं आगे जाकर तीसरी वेव ना आ जाए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी से कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को टाल नहीं सकते हैं और ये अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। ऐसे में केंद्र ने भी राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो सभी कदम उठाएं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो, और साथ ही में 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट किया जाए और वैक्सीनेशन जितना ज्यादा हो सके वो किया जाए। तो आज मुकाबला में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि तीसरी लहर के खतरे से आखिर कैसे बचा जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं थोपाली आर श्रीनिवास, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और साथ में डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। आप दोनों का शुक्रिया। हमारे साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आगे दूसरे मेहमान भी जुड़ते रहेंगे, हम उनको तब उनका इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन मुकाबला का जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग शुरुआत में हर मेहमान को 1 मिनट का वक्त देते हैं जिसमें वो अपनी बात पूरी तरह से कह सकें। तो आपसे शुरुआत करना चाहूंगी श्रीनिवास साहब, आपका वक्त अभी शुरू होता है। नमस्कार अंजलि जी, एंड थैंक यू वेरी मच। आपने ये डिबेट में बुलाया। आपने आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही एक चीज है जो हर हिंदुस्तानी को बचाएगा। और दूसरा ये है कि भारत सरकार हर भरसक प्रयत्न कर रही है और हेल्प कर रही है हर स्टेट गवर्नमेंट को, जो चाहे मदद हो सके एज अ फेडरल स्ट्रक्चर वो हेल्प कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी तरफ से जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो सिलेक्टिव लॉकडाउन है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रेस जो करना है, उनको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने थोड़े रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जैसे मुंबई में लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल के बाहर आया है, वहां पे केसेस ऑल ऑफ अ सडन शूट हुआ है। और तेलंगाना में हमारे डॉक्टर्स का एक मेमोरेंडम भी देख रहा था कि केसेस थोड़े अंडर रिपोर्टिंग हुए हैं। धन्यवाद जी श्रीनिवास जी, शुक्रिया। चलिए, हमारे 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय कुमार भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और संजीव झा भी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का भी स्वागत। जैसा हम कर ही रहे हैं, 1-1 मिनट का वक्त सभी हमारे मेहमानों को दिया जा रहा है शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर भारद्वाज, आपका वक्त शुरू होता है अब। थैंक यू अंजलि जी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो अनलॉकिंग शुरू हो गई है, उसका ये मतलब नहीं है कि पैंडेमिक खत्म हो चुका है। इसका ये मतलब है कि इस वक्त आईसीयू में बेड खाली हैं। और दूसरी चीज कि धीरे धीरे करके सारे शहर खुलते जा रहे हैं, मगर संभाल कर रखिएगा अपनी जान को सब लोग। ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और टीकाकरण है, यही हर भारतीय को बचाएगा। इसके लिए आप लोग भ्रमित ना हो। चलिए, डॉक्टर हैं, सटीक बात बोली और कम वक्त में बोली, साफ एक डॉक्टर की तरह ही। चलिए, अगला हम जो मौका दे रहे हैं वो डॉक्टर अजय कुमार को दे रहे हैं। अजय कुमार, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए अंजलि जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तो टीकाकरण, तो सरकार स्पष्ट रूप से ये बताए कि किस स्केड्यूल के तहत जो है ये पूरे देश में दिसंबर तक उन्होंने कहा कि हम सभी को टीके लगा देंगे, तो उसका जो रोड मैप कम से कम ये सार्वजनिक हो जाए, कौन से जिला में कैसे होगा। दूसरा, जिलावार जो है सरकार हर हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग करे कि हमारे आईसीयू बेड्स कितने बन गए हर एक जिला में, हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स कितने आ गए हैं, हमारे पास रेमडेसिविर के कितने स्टॉक है हर एक जिला में, हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हर एक जिला में कितने हॉस्पिटल में लग चुके हैं सरकारी। तो अगर जब तक नहीं, तो जो स्थिति हमने जो सेकेंड वेव में जो भयावह स्थिति है हम सब लोग ने देखा है, यदि हम उसकी इस समय उसकी थर्ड वेव के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर हम लोग अपने भाषणबाजी करते रहेंगे। तो मैं तो एक तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट देश के सामने पेश करें। चलिए,
संजीव जी, आपका वक्त अब शुरू होता है। और देखिए, दिल्ली सरकार थर्ड वेव की अपनी तैयारी कर रही है कि जो कभी चूक सेकेंड वेव में रह गई वो कमियां ना हो। लेकिन अब सबने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स है जो कोरोना से लड़ने के लिए, वो है वैक्सीन। कि अगर हम अपने सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए तो कोरोना से ठीक से लड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले भी केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर कई सारी गलतियां, कई सारी चूक हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस पर अब भी पूरा फोकस्ड हो, ये पता चले कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है और ये वैक्सीन कब तक लग जाएगी। क्योंकि हम दिल्ली की बात करें तो हम देखते हैं कि लगातार हमारे 18 से 45 साल के वैक्सीन की भारी कमी है और हम लोग वैक्सीनेट कर पाए। और केंद्र सरकार कुछ क्लियर इस पे उनका कोई अप्रोच नहीं है कि वास्तव में हम कितना वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना वैक्सीन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कब तक कर लेंगे। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, अगर वैक्सीनेट हम अपनी जनता को नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये कोरोना की लड़ाई जिस तरह से सेकेंड वेव में आधी धीरे लड़ी गई, फिर वही हो जाएगी। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को पूरा फोकस होना चाहिए। दिल्ली सरकार अपनी पूरी तैयारी, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे वैक्सीन को लेकर अभी हम लोग हर बूथ पर वैक्सीन अपना करवा रहे हैं। चलिए, तो वक्त आपका भी खत्म हो चुका है। अब हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं और इस चर्चा में आप वही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। श्रीनिवास जी, एक बात जो दो पैनलिस्ट की तरफ से यहाँ उठाई गई वो ये था कि जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, और ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ डेटा है, ये सब चीजें साझा नहीं की जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से सबके साथ। पैंडेमिक से लड़ने का एक बड़ा हथियार इंफॉर्मेशन भी है, सूचना भी है, जानकारी भी है, लेकिन वो हथियार कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता। क्यों? देखिए, किस सूचना की बात कर रहे हैं आप? यू आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन के बारे में तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टाइम टू टाइम ब्रीफिंग होता है और जिन्होंने बोला कि वैक्सीन के बारे में वो जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अब तीसरा वैक्सीन, अगर आपको पता है तो स्पुतनिक हैदराबाद में चालू हो चुका है और बाकी और शहरों में भी अवेलेबल है। और आज के तारीख में 27.24 करोड़ वैक्सीनेशन का हो चुका है और अब बाई 33 लाख। और हमारे प्रयत्न है और प्रयास कर रहे हैं एवरी डे का वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ाई जाए और वो डेटा सार्वजनिक पोर्टल में अवेलेबल है। और दूसरी बात, जो डेटा की बात करें, जैसे पीएम केयर फंड से जितना आता है, पीआईबी ब्रीफिंग्स में आपको ऑफिशियल पोर्टल में मिलता है। अब कौन सा स्पेसिफिक डेटा अगर बात करें तो मिलता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जैसे फेडरलिज्म में, और आप मैं समझता हूँ पीआईबी ब्रीफिंग्स देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन उसमें कर रहे हैं। जी जी, चलिए, आप मानते हैं डेटा पूरा शेयर हो रहा है। हालांकि मैं जिस डेटा की बात कर रही थी वो ये कि कितने लोगों, जो पहली या दूसरी वेव में जितने लोगों की मौत हुई उनमें से कितनों को एक टीका लगा था, किसको 2 लगा था, ये सारी जानकारी जो है, ये डेटा अभी तक हमारे साथ, जिनोम सीक्वेंसिंग का डेटा, ये सब अभी सार्वजनिक उतनी आसानी से नहीं हो रहा। खैर, यहां मैं रुक करती हूँ अजय जी का। अजय जी, आप आरोप लगा रहे थे जब आप शुरुआत में बोल रहे थे, यहाँ संजीव जी ने भी आरोप लगाया कि हमें जानकारी नहीं मिलती, उन्होंने टीका का मुद्दा उठाया। आप क्या मानते हैं, क्या कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से दूसरी लहर जैसी स्थिति हम देख रहे थे? देखिए, कमियां तो बहुत हैं और मैं अनुरोध करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से। देखिए, हम सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह का जो है अगले वेव में पूरे देश पूरी तरह से तैयार रहे। शुरू कर लेते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग से। जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जो बात होती है, जिससे जो हमें देश को पता लग सकता है कि कौन से वायरस के वेरिएंट्स जो है फैल रही है, तो उसके बारे में कोई किसी तरह का पारदर्शिता नहीं है। ब्रिटेन में जिस तरह से, अमेरिका में हो या कभी भी सभी भी विकासशील देश में जिस तरह से जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही है, कम से कम 5% सैंपल्स के होने चाहिए, तो भारत के वर्तमान में 0.01% के आसपास है। जो आंकड़े जो सार्वजनिक है, हो सकता है कि सरकार के पास कुछ और आंकड़े हो, लेकिन ऐसे आंकड़े जो बढ़िया से सरकार छिपा रही है, क्योंकि हमको तो किसी को मालूम नहीं है कि कितने जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रहे हैं और कहाँ जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र हो, आंध्र हो, हर एक प्रदेश में जो वायरस के सैंपल्स कलेक्ट करके जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना इसलिए अति आवश्यक है ताकि हमको मालूम हो जाए कि कौन सा वेरिएंट है और उसके लिए हमारे पास क्या कारगर जो है दवाइयां हैं या वैक्सीन है। दूसरी बात क्या है कि वैक्सीनेशन के बारे में देखिए, सबसे ज्यादा खतरा तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है,
तो आपको जो है ये डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा थर्ड वेव अभी से ही, कि कहाँ कौन से पॉकेट्स में वैक्सीनेशन नहीं हो रहे, क्योंकि वो सबसे जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोग को है। और इस एक मिनट अंजलि जी, इस ग्रुप में जो है बच्चे भी शामिल हैं, तो आपको ये डेटा तो होनी चाहिए। तीसरी डेटा जो है कि कितने प्रदेश में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताए कि रोज कितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं, ठीक है, डेटा सार्वजनिक हो रहे हैं, कितने जिले में हो रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सटीक इंफॉर्मेशन की जो अभाव है वो है कि सरकार दिसंबर तक जो है सबको वैक्सीनेट करने की जो आश्वासन दे रही है। अभी तक 30 लाख रोज कर रहे हैं, उनको जो है अगस्त तक 1 करोड़ 20 लाख रोज करने पड़ेंगे। उसका रोड मैप किसी को नहीं, वो सरकार कह रही कि नहीं आप हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, हम कर लेंगे। इनके सरकार के मतलब कि 200 करोड़ के ऊपर का नंबर दे दिया गया है कि इतनी वैक्सीन लग जाएंगी दिसंबर तक, लेकिन वो आएंगी कहां से? आप कह रहे हैं वो ब्रेकअप भी जो दिया है, क्योंकि एक ब्रेकअप दिया गया था। हाँ, आपको उस ब्रेकअप पे भरोसा नहीं है? नहीं, ब्रेकअप में भरोसा इसलिए नहीं कि वैसे वैक्सीन है जो अभी तक आए नहीं है मार्केट में। जाइडस कैडिलस के 30 करोड़ के आसपास दिखा दिया, जिनोवा वैक्सीन तो शुरू भी नहीं हुआ, उसमें 20 करोड़ दिखा दिए, जॉनसन का 10 करोड़ दिखा दिया। आप उस वैक्सीन का लिस्ट देख लीजिए, उस वैक्सीन का अगर लिस्ट आप पढ़ेंगे तो ऐसे वैक्सीन है जो अभी ट्रायल स्टेज में। तो श्रीनिवासन जी इस पे आप जवाब देना चाहेंगे? छोटा सा जवाब, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। हाँ, मैं डॉक्टर अजय जी से यही बोलूंगा, कोवैक्सीन जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, इंडिजियस जो वैक्सीन है, उसको एक्सेस मात्रा में बढ़ाने के लिए ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, और कोविशील्ड का भी प्रॉमिस किया गया है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और उसका भी प्रोडक्शन 3 कंपनियां फार्मा कंपनीज कर रही हैं। अब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, और हम समझते हैं कि वी विल रीच टू द टारगेट, मगर है वे और काम करना बाकी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए अब हम डॉक्टर भारद्वाज का रुख करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आप कुछ कहना चाह रही थी जब वैक्सीन की बात हो रही थी। अंजलि जी, एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीन सिर्फ हमें नहीं बचाएगी पैंडेमिक से, और टीकाकरण सिर्फ नहीं है जिससे हम इस वेव से निकल जाएं, और ये भी नहीं है जैसे हमने एम्स डायरेक्टर सर से भी सुन चुके हैं उनका कोट की थर्ड वेव 6 से 8 हफ्ते में आएगी, चौथी भी आएगी, 5वीं भी आएगी। तो ये किसी भी हुकूमत का सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है कि वेव्स ना आए, ये हम सिटीजन्स का कारोबार है, ये हम लोगों की ड्यूटी है। जिस तरह लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है, मुझे देख के मुझे हंसी आ रही है और दुख हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनको मास्क कितना जरूरी है। जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते तो डबल मास्क पहनिए। अभी आपके पास तीनों पार्टीज के प्रवक्ता है, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों के एरियाज के एमपीज, उनके एमएलएज होते हैं, वो आम आदमी को हर एक को बार बार यही सिखाएं कि SMSV, सबसे पहले मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों का हाइजीन, और फिर टीकाकरण है जो हमें पैंडेमिक से बचाएगा। आज रूस में तीसरी वेव की शंकाएं आ चुकी हैं, काफी हद तक तीसरी वेव वहां शुरू हो गई है, वहां केसेस 3 गुना हो चुके हैं, उनकी जितनी वैक्सीन हो चुकी है ऑलमोस्ट हम लोगों से डबल या ट्रिपल। तो हम समझ सकते हैं कि वैक्सीन सिर्फ हमें बाहर नहीं लाएगा। मैं 1 मिनट और लूंगी अंजलि जी। एक स्टडी है, जो स्टडी में मैं भी उसकी पार्ट थी, जापान में ये स्टडी हम लोगों ने इसको प्रिंट किया है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही जगह है जहां हर्ड इम्यूनिटी डॉक्यूमेंट हुई है, जो है धारावी स्लम्स। वहां पे सेकेंड वेव नहीं आई कोरोना की, वहां थर्ड वेव भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मास्क का बहुत पालन किया था। वहां 12 से 15 लोग एक एक कमरे में रहते हैं जो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड भी नहीं होते। तो यहाँ हम झगड़ा सिर्फ वैक्सीन का ना करें, मगर लोगों में, आम जनता में जानकारी, ठीक वैक्सीन, ठीक मास्क पहनना, दामोदर, इन सारी पार्टियां तरीका नहीं है। डॉक्टर ने खुद कहा है, सही कह रही हैं आप, और ये भी कहते आए हैं कि अगर ढंग से मास्क लगाया जाए और दूरी बरती जाए तो वैक्सीन जैसी ही प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। बहुत पहले से ये बात कही जा रही है डॉक्टरों की तरफ से। संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर ने कह दिया कि वैक्सीन पे क्यों रोते रहते हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग है। आप लोगों ने तो अनलॉक इतनी जल्दी किया, दिल्ली को जैसे ही मौका मिला 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ खुलना शुरू हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा अनलॉक धीरे धीरे खोलना वो ज्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि वैक्सीन के लिए हम बार बार गुहार लगाएं?
देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सावधानियां बरतनी है और दिल्ली के लोग हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको मेंटेन करें, चाहे मास्क लगाना हो और सैनिटाइज करना हो या डिस्टेंस रखना हो। मुझे लगता है कि दिल्ली को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से खोला गया, यही कारण है कि दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है। लेकिन हम इस खुलने बात का से भी जो नहीं केसेस अपने का आप असर है को वो बोल 2 हफ्ते सकते बाद कि दिखेगा वैसे संजीव जी, अभी नहीं दिखेगा। खुल के जो असर नहीं, पड़ेगा वो 2 हफ्ते मैं बाद दिखेगा। मैं ओपन करना शुरू कर दिया था, तो उस तरह से नहीं घटती हुई दिख रही है और भगवान करे कि घटता ही रहे। लेकिन मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि हम इस बात से अपने मुंह नहीं मोड़ सकते कि वैक्सीन इन तमाम चीजों में एक इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए, मैं ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी तो इसको देखते हुए बनी कि हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे वैक्सीनेट कर पाए, कितनी जल्दी कर पाए। इसलिए बाकी देशों ने पहले अपने वैक्सीन इकट्ठा किया, फिर टाइमलाइन डिसाइड किया और वैक्सीनेट किया। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी तो ये देखते हुए बनी कि हमारे यहाँ जो 2 कंपनी है उसको ज्यादा ज्यादा फायदा कितना कैसे हो जाए। इसीलिए कहीं आपने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रेट प्रोक्योर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग रेट प्रोक्योर करेगी, प्राइवेट अलग रेट प्रोक्योर करेगी। यहाँ तक कि जो 1000-1200 में कोवैक्सीन हॉस्पिटल में मिल रहा था उसको प्रधानमंत्री जी ने 1500 का रेट फिक्स कर दिया। तो पूरी कोशिश ये रही कि दोनों के ज्यादा 2 कंपनियों के सहारे पूरे देश को छोड़ देना। मुझे लगता है कहां तक ये बुद्धिमानी है, मुझे समझ नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि एक चीज आप देखिए कि आज हम ये देख रहे हैं, बहुत सारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सुझाव दिया था इनको कि हम लोग लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, बाकी सभी कंपनियों को कंपलसरी लाइसेंस देके कहिए कि वैक्सीन प्रोड्यूस कर ले, वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है पूरे सेकेंड वेव को देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं लगे कि देश कोरोना से लड़ रहा है, अलग अलग राज्य लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी कप्तान की भूमिका में नहीं आए, कभी नहीं हुआ कि पूरे हम सभी राज्यों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाया जाए, सबसे सुझाव लिया जाए। कई राज्यों से महाराष्ट्र की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, दिल्ली बहुत सारे अपने अनूठे प्रयास के, अगर सबसे ये राय लेकर के अगर बीइंग अ कंट्री लड़ते तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर होता है कि जब सामान्य स्थिति हो तो कमाई के समय सबसे ले लो, घर में कोई आपदा आ जाए तो नहीं, सबसे अपना अपना देखो। चलिए हम मौका देते हैं श्रीनिवास जी को इस बात का जवाब देने का। आरोप आपने उनके प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री के पर लगाया है। प्रधानमंत्री तो हम सबके हैं, लेकिन श्रीनिवास जी हमारे भी हैं प्रधानमंत्री, हमारे भी। अरे उनको जवाब देने दीजिए, बिल्कुल आरोप लगाए तो उनको जवाब देने का भी मौका बनता है। हाँ जी, श्रीनिवास जी बताइए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसी कोई लीडरशिप नहीं दिखाई कि पहले, और ना ही दूरदर्शिता दिखाई कि शुरुआत से ही पहले ही इंतजाम कर लिया होता। देखिए, पॉलिटिकल रेटोरिक को थोड़ी देर साइड में रखते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। वैक्सीन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। ये कोई समोसे का या भेलपुरी का फॉर्मूला नहीं है। उसमें बहुत दिन लगते हैं, बहुत साल लगते हैं और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हर किसी को फॉर्मूला अगर ऐसे ही सोच रहे कि वेरी इजीली बांटा जाए फिर तो हर कोई वैक्सीन बनाएगा घर में। दूसरी तरफ जब ये बोल रहे थे वैक्सीन का जो लीडरशिप बोल रहे हैं, पहले सेंटर जो खुद कर रहा था, स्टेट बोले हमको भी तो हम गिव अस द अथॉरिटी टू प्रोक्योर। जब दिया वो सीधा हमारे पास भेज दिया आपने, यू पास्ड ऑन द बक। अब जब प्रधानमंत्री जी अब ये बोल रहे कि मैं सबको देने वाला हूं, अब आप उस पर राजनीति कर रही है, गलत। ठीक है, चलिए हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो मैं देख रही हूं कि बहुत सब पैनलिस्ट के पास इस वक्त बताने के लिए, और इस वक्त भगवान चाहे पता नहीं आरोप है या जवाब देना चाहती हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम चर्चा कर रहे हैं तीसरी वेव के बारे में और किस तरीके से उसे रोका जाए। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी मेरे साथ हैं। चलिए डॉक्टर भारद्वाज, आपसे शुरुआत करते हैं इस बार। वैक्सीन इतनी जरूरी नहीं है जितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दोनों की अहमियत बराबर ही हो जाती है। ऐसे में ये बात तो हम समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी का होना वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विश्वास भी जगाता है, आम लोगों में भी और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी। तो क्या ये शेयर नहीं किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो बननी चाहिए और आम जनता को बिल्कुल समझ आना चाहिए।
मगर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि अनलॉकिंग बहुत सोच समझ के करी गई है, तो ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, और हम देख चुके हैं कि पिछली वेव में शायद तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज आज यहाँ प्रेजेंट हैं, बीजेपी, कांग्रेस एंड आप, शायद इन तीनों को फोन गया होगा जो मेरे साथ आज पैनल में है, तीनों को किसी ना किसी लोगों के फोन आए होंगे मदद के लिए और इन्हें मना करना पड़ा होगा। और यही चीज फिर से थर्ड वेव में होगी, फोर्थ वेव में भी होगी, अगर इसी तरह अनलॉकिंग की जाए और लोग बिना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के झुंडे बनाते जाएं। तो मेरे हिसाब से मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके दिल्ली में आधार कार्ड से लिंकिंग होती है, टेस्ट की, दवाई की, बेड की, हर चीज की, 3 से 4 दिन में सीरो सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। 53% से ज्यादा अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जिस जगह में, तो वहां हम वैक्सीन बाद में दे सकते हैं। जहां पे आपको एंटीबॉडीज कम मिल रही हैं उनको प्रायोरिटी एरिया किया जा सकता है, उनको रेड जोनिंग करी जा सकती है, उनको थोड़ा बहुत सेमी लॉकडाउन में डाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारी थर्ड वेव सेकेंड वेव से हल की जाए। हमें पता है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां जो बनानी पड़ेगी डॉक्टर भारद्वाज, तो ये स्ट्रैटेजी केंद्र नहीं कर सकता, फिर आप कह रही है कि ये राज्य स्तर पर हर राज्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बिल्कुल, जब स्टेट को बनाया गया है हेल्थ सब्जेक्ट और सेंटर से ऑलरेडी बहुत सपोर्ट मिल रही है, तो अभी हम लोग स्टेट में देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जिनको आप वैक्सीन सेंटर्स बना सकते हैं आम आदमी पार्टी से। और आप, मगर मैं इस तरह नहीं कहना चाहती हूँ, मगर हम कैपिटल सिटी है, देखिए मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मैं एक प्राउड इंडियन भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देशवासियों को बेस्ट पॉसिबल केयर मिले। ये नहीं मैं कह सकती कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड केयर मिले, मगर जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिसके पास एटलीस्ट पैसे हैं, उसको बेड मिल पाए, उसको कॉकटेल मिल पाए, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी है। और बहुत जरूरी है कि करेक्टली अनलॉकिंग करी जाए, वरना हम लोग थर्ड वेव में जल्दी आएंगे और ये बहुत खतरनाक होगा। अगर थर्ड वेव 6 से 8 हफ्ते में आई तो फोर्थ वेव फिर से जल्दी आएगी। डॉक्टर भारद्वाज, क्योंकि याद तो अनलॉक आप मानती हैं कि बहुत ज्यादा ब्रेकनेक स्पीड पे हुआ है? हाँ, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, 2-3 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट श्रीनिवास जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं है कि स्टेट्स ने कहा था कि हम अपने से खरीदना चाहते हैं। ये बीजेपी की एक नई कहानी है, क्योंकि हमने कोशिश किया था आरटीआई के माध्यम से हर जगह से, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहीं पर भी नहीं, किसी स्टेट ने लिख के नहीं दिया, तो ये चर्चा उठता है। एक तो ये फेक न्यूज है हमारे समझ में, क्योंकि सार्वजनिक रूप से, क्योंकि अगर बीजेपी के पास वो कागज है तो वो पता है कि कौन से प्रदेश ने मांगा था कि हम प्रोक्योर करेंगे, सबने कहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोक्योरमेंट की बात नहीं। अगर वैसे कोई इंफॉर्मेशन होगा तो जरूर दे दे। हमने कोशिश किया था कि सीएम के मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मीटिंग वो सार्वजनिक नहीं होते। मैं डॉक्टर भारद्वाज से सहमत इसलिए नहीं हूं, 2-3 चीज है। आप पब्लिक के ऊपर ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इससे पूरी तरह से सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। और मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस शासित प्रदेश में भी जो है ये समस्या है और ये नहीं है। लेकिन एक चीज आप बताइएगा, और जिस देश में मौत की जो है आंकड़े फर्जी निकल रही है, पूरे दुनिया देख रही है, तो आपको कैसे मालूम है कि कहां मृत्यु हुई है, कहां कमी हुई है? एक तो पहले तो शुरुआत होनी चाहिए कि ऑडिट करें कि सचमुच में जो कोविड से मरे थे किस किस इलाके में थे। गंगा में तो जो है लाशें की जो हजारों में लाशें तो बह रही थी, तो पहले तो हमने ये भी नहीं माना कि हमने ऑडिट ठीक ढंग से किया। दूसरा, हमने टेस्टिंग भी किया तो उसमें भी फर्जीवाड़ा निकला, टेस्टिंग और ट्रैकिंग। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पब्लिक की जो जिम्मेदारी है, मैं डॉक्टर भारद्वाज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जब टेस्टिंग और ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो आप पब्लिक से क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मांगेंगे? टेस्टिंग के जो आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए, टेस्टिंग ठीक ढंग से सब, और सभी से एक मिनट दीजिए, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा जल्दी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पब्लिक के जब हम बोलते रहते हैं ना, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? आप केंद्र सरकार की वेंटिलेटर की क्या जिम्मेदारी थी, इसका जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की ऑक्सीजन प्लांट की क्या जिम्मेदारी थी? वो जीरो निकला। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी थी आईसीयू बेड्स की? क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जो है लागू किया गया था, तो केंद्र ने सब पावर ले लिए, यहां तक कि ऑक्सीजन बंटवारा का पावर ले लिया, रेमडेसिविर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन का पावर ले लिए थे। अजय जी श्रीनिवास जी को जवाब देने का भी वक्त देना पड़ेगा, वक्त की कमी हमारे पास। श्रीनिवास जी, कुछ आंकड़े जो है सबको सार्वजनिक रूप से मालूम होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केंद्र ने सभी पावर्स ले लिए थे, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर। डॉक्टर अजय जी एक बात पे गलत है, गंगा जी की जो लाशें के बारे में बोल रहे थे, कल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया
you do better, do some research and withdraw. We are not entertaining all- such petitions. No, first of all, ठीक. it's not a question of petition, my friend. It is all over the newspaper. It has come even in Sir, Bhaskar. sir. So what are you talking? They may not entertain the petition. Sir, 1 second. The Is it- fact is that there were bodies in the Ganga. No, 1 sec. Don't, please, on national television, don't speak untruth. The fact that there were I'm not- bodies in the Ganga, can you deny it? And you can't take the Stop High it. Court order of Allahabad. No, were there bodies in the Ganga में लाशें नहीं थी क्या? बीजेपी के जो दुनिया में नहीं होगी, गंगा में लाशें थी कि नहीं, ये बताइए पहले। हजारों की संख्या में थी कि नहीं? ये तो दुनिया देख रही है। आप बोल रहे हैं हाई कोर्ट ने कह दिया। नहीं, इससे तो मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। आप ऐसे बोल रहे हैं गंगा was filled with lot of lashes. गंगा में नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं श्रीनिवास जी। चलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस अखबार मुद्दे बोल रहा से है, उस सभी मुद्दे बोल से रहा है, बाहर आ न्यूज़पेपर जाते हैं। बोल रहा है। अच्छा, एक सेकंड ना, एक सेकंड अजय जी। हाँ, श्रीनिवास जी, आपका ना आवाज बिकॉज ऑफ द स्काइप आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। आप अपनी बात जो आपने कही थी वो आखिरी बात आप वो कह दीजिए, उसके बाद हमें शो भी रैप करना है। देखिए, इन्होंने जो बात बोली है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एज इफ गंगा में लाश ही लाश दिख रहे हैं, नहीं, गलत है। गंगा में लाश 20 वो साल अराउंड लोग भाग रहा करते हैं। उस नंबर की बात हो रही है ना श्रीनिवास जी। साल भर अगर आती हुई है तो इस बार जो आई वो सारे देश ने देखा, वो एक अलग बात है। पर देखिए, इन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया वो गलत है, वो मैं उससे सहमत। ठीक है, चलिए, हजारों जो बोला अजय जी, वो आपने ज्यादा नंबर बोला और श्रीनिवास जी उस पर आपत्ति जता रहे हैं। अंजलि जी, ये भास्कर अखबार के फ्रंट पेज में हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो अखबार भास्कर गलत है क्या? चलिए, अब हमारे पास वक्त नहीं रह गया है, पर आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं यही कहूंगी, क्योंकि आपने वो गंगा वाली बात और उन गंगा में बह के आ रहे शवों की बात कही, हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा मंजर हमें दोबारा ना देखना पड़े, कभी भी ना देखना पड़े, और तीसरी वेव में तो बिल्कुल भी ना देखना पड़े। जो अगर डॉक्टर गुलेरिया ठीक कहते हैं तो 6 हफ्ते के अंदर उसके आसपास हमें एक बार फिर से देखनी पड़ सकती है। तो वो सब जो हमने दूसरी वेव में देखा, भगवान न करे वो हमें दोबारा देखना पड़े। इसी उम्मीद के साथ इस मुकाबला को आज हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के ऊपर, और हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रिमोटोलॉजी की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। शुक्रिया डॉक्टर उमा हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हमारे पास इस वक्त क्या क्या तरीके हैं? देखिए, बहुत महीनों से हम कहते आ रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल इन्फेक्शन, जैसे कि फेस मास्क, हैंड हाइजीन एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस। नॉट घर से बाहर बिना मतलब ना निकलें, सब जरूरत है तभी निकलें। इसके अलावा अगर तरीकों की बात करें तो बहुत ज़रूरत है कि बहुत एग्रेसिव वायरल सर्विलेंस करें, जिससे कि पता चले कि जो म्यूटेशंस हैं वो जैसे ही और किसी एरिया, पर्टिकुलरली इन एरियाज वेयर केसेस आर अगेन सर्जिंग, जहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसे सर्विलेंस से अगर पता चले कि कोई न्यू म्यूटेशन है या कोई और डिफरेंट वायरल स्ट्रेन है, तो उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। इसके अलावा ज़रूरी है जहाँ पे केसेस सर्ज होते हैं तो लिमिटेड लॉकडाउन्स कर सकते हैं, रादर देन गोइंग इन फॉर अ नेशनल लॉकडाउन जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अथॉरिटीज़ को, पब्लिक को, दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम बचाव की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, लेकिन हमें थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर तो रहना ही है। जैसा कि और कंट्रीज में देखा है कि 2 to 3 months एक एवरेज टाइम रहा है
जो वेव्स आई हैं, रिपीट वेव्स, तो अब जैसा प्रिडिक्शन भी हो रही है कि जुलाई 3rd-4th वीक में हमें देखने को मिल सकती है थर्ड वेव। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करें इस टाइम पीरियड में, बिकॉज वी डोंट नो हाउ दैट वेव इज गोइंग टू बिहेव, वेदर दैट्स गोइंग टू बी वर्स। और कोशिश ये हम सब ज्यूम करते हैं कि वो माइल्ड हो और जो दशा सेकेंड वेव के दौरान हुई वो ना हो। तो मैं तो यही कहूंगी। डॉक्टर, आपने बात की कि वेरिएंट आ जाता है, नया वायरस, उस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन अब तक जो मौजूदा वायरस के स्ट्रेन्स हैं हमारे पास, जो वेरिएंट्स हैं, उन पर हमारे टीके कारगर हैं? जी, एक चीज और इसमें, ये जो आपने कहा कि वैक्सीनेशन, एक और चीजें हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वैक्सीनेट भी कराना है साइमल्टेनियसली, जिससे वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस वेव को डिसाइड करने में। और जो म्यूटेशंस इस वक्त देखे जा रहे हैं, मेजॉरिटी जो है उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन अभी रिपोर्ट हुए हैं जैसे डेल्टा प्लस, right, and people are talking about lambda also, which is not so prevalent in India। तो उसमें ये देखा गया है कि जो कॉकटेल है ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो एक दवाई दी गई जिसको बहुत रामबाण माना जा रहा था कि अगर फर्स्ट वीक में दे दी गई तो लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देखने को मिली है मेडिसिन से। तो हम ये नहीं, और जहां तक वैक्सीनेशन के बाद भी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज थे, जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उन वेरिएंट पे उसने काम नहीं किया, जो इम्यूनिटी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी थी या पोस्ट वैक्सीनेशन इम्यूनिटी थी। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि लोग कोशिश करें कि ये थर्ड वेव आए ही ना और माइल्ड सी होके निकल जाए। जी डॉक्टर, जाते जाते क्योंकि मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है, लोगों को जानकारी बार बार बतानी पड़ती है, इसलिए लक्षण को लेकर के आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देख करके इंसान को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जब केसेस भी कम होने लग गए हैं तो लोग एक बार फिर से थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक चीज जानना जरूरी है, पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक में जो कोरोना वायरस है बहुत ही डाइवर्स मैनिफेस्टेशन से प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बहुत सारे नए लक्षण ऐड होते जा रहे हैं। तो जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें जैसे किसी को फीवर हो, चाहे वो एक दिन का ही बुखार क्यों ना हो, गला खराब होता है किसी का, ड्राई कॉफ आना शुरू हो जाता है, माइल्जियाज यानी कि बॉडी एक हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इवन डायरिया एंड वॉमिटिंग भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम उभर कर आया है। और ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को सिर्फ माइल्ड हेडेक था जो परसिस्ट कर रहा था, फिर उन्होंने रैंडमली टेस्ट कराया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये ऐसे लक्षण है कि इसको बहुत हल्के में ना लें, अगर ये लक्षण होते हैं तो टेस्ट कराएं, और अभी टेस्ट करवाने की कोई मारामारी भी नहीं है, तो जिससे कि हाँ स्प्रेड होने से रोक सके इन्फेक्शन को अमंग्स द फैमिली मेंबर्स और टू द पब्लिक। जी बिल्कुल, तो वक्त रहते टेस्ट जरूर कराएं, वक्त रहते अगर बीमारी पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज भी हो सकता है ज्यादा आसानी से। शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी और ये जानकारी साझा की। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आपको मौका मिल रहा है अपना स्लॉट बुक करें और अपना टीका जरूर लगवाएं। नमस्कार।